हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जो है कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कंप्लीट करेंगे। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उन लोकतांत्रिक अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है। आइए इसका आंसर देखते हैं। उत्तर में क्या है? उत्तर, वे लोकतांत्रिक अधिकार जिन्हें हम आज प्रयोग करते हैं तथा जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है इस प्रकार है। का मेल देखिए, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार ख, समानता का अधिकार ग, स्वतंत्रता का अधिकार घ, एकत्र होने तथा संगठन बनाने का अधिकार। फिर अंगा में है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। फिर अगला देखिए, च में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और छ शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर ज में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब अभी जो हमको इस क्वेश्चन में कहा गया है, अभी जो हमको अधिकार मिले हैं मानव अधिकार, वो उनका जो उद्गम स्रोत है, जो फ्रांसीसी क्रांति में जिनका उद्गम हुआ है, वैसे अधिकार, मानव अधिकार को हम लोग को बताना है। तो क्या क्या है देखिए, पहले जो विचार है सभी अपना विचार नहीं रख सकते थे। केवल फर्स्ट स्टेट के लोग जो थे वे लोग अपना विचार रख देते थे और फैसला हो जाता था। तो अब सभी को अपना विचार रखना है, कोई भी अपना विचार रख सकता है। उसके बाद है समानता का अधिकार। पहले जो था कि जो लोग थे वे पादरी लोग थे या फिर राजशाही लोग थे, उनको ही सम्मान दिया जाता था और जो तीसरे स्टेट के लोग थे उनको तुच्छ समझा जाता था। तो फ्रांसीसी क्रांति से सभी को जन्म से ही समान अधिकार दे दिया गया है, मतलब सभी जन्म से ही मानव है। फिर अगला है स्वतंत्रता, मतलब सभी जन्म से ही स्वतंत्र है। दास प्रथा थी तो उन लोगों को एकदम नौकर की तरह रखा जाता था, दास बनाकर रखा जाता था। तो अब वैसा कुछ नहीं है, सभी स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगला है घ, एकत्र होने तथा संगठन बनाने का अधिकार। पहले ऐसा था कि संगठन लोग नहीं बना सकते थे, अपना संगठन नहीं बना सकते थे। जो भी संगठन होगा वो राजशाही लोगों का ही होगा और लोग एक जगह एकत्र भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि एकत्र होने से लगता है कि लोग कुछ विद्रोह करेंगे। जैसे कि जब सैनिक एक साथ झुंड में आते हैं तो लगता है कि सैनिक अभी कुछ करने आ रहे हैं, ठीक वैसे ही। अगला है सांस्कृतिक, अंगा नंबर में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। मतलब हमारी जो संस्कृति है उसकी हम रक्षा कर सकते हैं और उसके अनुरूप, जो हमारी संस्कृति है उसके अनुरूप हम जो शिक्षा है वो ग्रहण कर सकते हैं। फिर अगला है देखिए, 4 नंबर में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब हम कोई भी धर्म ले सकते हैं। अगर अभी हम कुछ अलग धर्म के हैं तो हम अपना धर्म परिवर्तन भी करा सकते हैं और कोई हमको रोकने वाला नहीं है। फिर अगला है देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 6 नंबर में शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब यदि हम पर कोई जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ हम कानून में कंप्लेन कर सकते हैं और जो कानून है वो हमको न्याय दिलाएगा। फिर अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ज नंबर, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भारतीय संविधान में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। अगर आप पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में आपको पता होगा कि संविधान में यदि कुछ गलत लिखा हुआ है तो उसको सुधारा जा सकता है, उसको सुधार के लोगों के हित में किया जा सकता है। तो यही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसीलिए जो भारतीय संविधान है उसको लचीला भी कहा गया है, क्योंकि अगर लोगों का मानवाधिकार का हनन हो रहा है तो उसको बदला भी जा सकता है। तो और इसे ही जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश अंतर्विरोध से घिरे हुए थे। मतलब कि जो सभी को समान अधिकार मिले हैं, सबको बराबर अधिकार मिले हैं, इसका लोग विरोध भी करते थे और कुछ लोग साथ भी देते थे। तो क्या आज आप इस तर्क से सहमत है, ये हम लोग को बोला गया है। तो आप लोग सहमत हैं या नहीं, देखते हैं आप लोग सहमत है या नहीं। देखिए, उत्तर में है, उत्तर, सार्वभौमिक अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे के 3 मौलिक सिद्धांतों पर बल दिया गया है। मतलब जो सार्वभौमिक अधिकार है उसमें
खास करके स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये जो 3 मौलिक सिद्धांत है इसी पर बल दिया गया है। सभी लोकतांत्रिक देशों द्वारा ऐसे सिद्धांतों को अपना गया है। और ये जो सिद्धांत है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, मतलब सभी स्वतंत्र हैं, सभी समान हैं और आपस में सभी को प्रेम रखना। ये जो 3 सिद्धांत है इसको सभी देशों के द्वारा, जितना भी लोकतांत्रिक देश है उसके द्वारा अपनाया गया है। क नंबर में देखिए, क नंबर, घोषणा में कहा गया था कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। मतलब जो कानून बनेगा वो सभी के सहमति से बनेगा, सभी लोग खड़े होंगे, चुनाव होगा, उनका चुनाव होगा और उन्हीं के द्वारा जो होगा कानून बनाया जाएगा। फिर आगे देखिए, कानून का जो नज़र होगा, मतलब कानून के दृष्टि से सभी नागरिक जो हैं वे समान हैं। किंतु जब फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही बना तो लगभग 30 लाख नागरिक, जिनमें 25 वर्ष से कम आयु के पुरुष एवं महिलाएं शामिल थे, उन्हें बिल्कुल वोट का अधिकार नहीं दिया गया। मतलब जब वहाँ चुनाव हुआ और जब वहाँ लोकतंत्र बन रहा था तो जैसे 30 लाख नागरिक ऐसे थे जो मतलब वयस्क थे, परंतु उनका जो उम्र था वो 25 वर्ष नहीं हुआ था। महिलाएं भी थी, पुरुष भी थी, परंतु उनको जो था वोट डालने नहीं दिया गया। तो क्योंकि उसको ऐसा कहा गया कि जो चुनाव होगा वह सभी के मत से होगा, परंतु वहाँ पर 25 वर्ष से कम को, 25 वर्ष से जो भी कम के उम्र वाले लोग थे उनको मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। फिर देखिए, ख है, फ्रांस ने उपनिवेशों पर कब्जा करना व उनकी संख्या बढ़ाना जारी रखा। मतलब उपनिवेश मतलब दूसरे देशों को गुलाम बनाना और उनका आर्थिक शोषण करना। अब फ्रांस जो था वह लोकतंत्र बन गया था, एक लोकतांत्रिक देश बन गया था, परंतु वह जो था दूसरे देशों, यूरोप के अन्य देशों पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, उसको उपनिवेश बना रहा था और जो इनकी संख्या थी उसको बढ़ाना चाहता था, क्योंकि वह जितनी ज़्यादा उपनिवेश रहेंगे उस देश के लिए उतना ही अच्छा है, उतना ही ज़्यादा वह आर्थिक लाभ कमाएगा। अगला देखिए, ग नंबर अगला है ग, फ्रांस में 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक दास प्रथा जारी रही। मतलब दास प्रथा जो थी उसको जब लोकतंत्र स्थापित हुआ तो उसको हटा दिया गया, परंतु फिर जब नेपोलियन बोनापार्ट आया तो उसी के साथ में दास प्रथा फिर से वापस आ गया और बागान मालिक जो थे फिर से समृद्ध होने लगे। फिर जब नेपोलियन मरने के बाद फिर वहाँ पर फिर से जब लोकतंत्र बना तब जाके कहीं 19वीं सदी के आसपास जो है दास प्रथा को जो है फ्रांस से पूरी तरह से हटाया गया। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, नेपोलियन के उदय का आप कैसे वर्णन करेंगे। मतलब नेपोलियन का जो उदय था वहाँ पर सत्ता पलट किया, एक मामूली सा सैनिक जो है एक सत्ता पलट किया, उसका उदय, उसको कैसे सत्ता में आया उसका वर्णन कैसे करेंगे। देखिए इसका उत्तर पहला, सन 1796 में निर्देशिका के पतन के तुरंत बाद नेपोलियन का उदय हुआ। निर्देशिका मतलब वहाँ का जो संसद था, जो लोग थे, कार्यपालिका थे, वे आपस में मतभेद रखते थे, तो उसका जो पतन हुआ उसके तुरंत बाद नेपोलियन का उदय हुआ। फिर देखिए दूसरा, निर्देशकों का प्रायः विधानसभा में झगड़ा होता था। जो कार्यपालिका थी वे आपस में सहमत नहीं थे, तो एक दूसरे के विचार से सहमत नहीं थे, तो आपस में मतभेद रखते थे, हम उसके विचार से सहमत नहीं है तो उसका झगड़ा होगा ही, जो कि बाद में उन्हें बर्खास्त करने का प्रयास करती। मतलब एक कुछ पहला कार्यपालिका जी तो ये उसने उपाय सुझाया कि ऐसा करना चाहिए, तो दूसरा उसको बोलेगा ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसा जब आपस में सहयोगिता नहीं रहेगी तो उसको बर्खास्त करना जरूरी हो जाता है। तो जब आपस में जो कार्यपालिका थी मतभेद था तो उसको बर्खास्त करने का प्रयास किया गया। अगला नंबर है 3 नंबर, देखिए थर्ड नंबर, निर्देशिका राजनीतिक रूप से अत्यधिक अस्वीर थी, अतः नेपोलियन सैन्य तानाशाह के रूप में सत्तारूढ़ हुआ। मतलब जो निर्देशिका था, जो कार्यपालिका थी, वो एकदम अस्थिर था, मतलब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, जिससे मान लीजिए आप लोग, जिससे जो हुआ नेपोलियन जो उस समय सेना का कमांडर था वह तानाशाह हो गया। उसको लगा कि जब ये आपस में मतभेद नहीं है तो ये जो देश नहीं चला सकते हैं, और वह तानाशाह बन गया, खुद का मनमानी करने लगा और सत्तारूढ़ हो गया, मतलब सत्ता को बदल दिया और खुद का वहाँ पर
फिर से राजतंत्र है वो स्थापित किया। देखिए अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट बना लिया। मतलब 1804 में नेपोलियन जो बोनापार्ट था वह फ्रांस का राजा बन गया, खुद को सम्राट घोषित कर दिया। अगला देखिए पाँचवा नंबर, वह पड़ोसी यूरोपीय देशों पर विजय करने निकल पड़ा, राजवंशों को हटाया और साम्राज्यों को जन्म दिया। मतलब यूरोप के जो अन्य देश थे, जो फ्रांस के पड़ोसी देश थे, उन पर वह कब्जा करने लगा और जो फ्रांस का उसका विस्तार करना चाहता था। और जितने भी अगल बगल देश के जो राजवंश थे या फिर जो राजा थे उनको गद्दी से हटाया और जो अपना साम्राज्य वहाँ पर स्थापित करने लगा। फिर देखिए छठा नंबर, दशमलव प्रणाली पर आधारित नाप तोल की एक समान पद्धति शुरू की। मतलब सभी जो अगल बगल के देश है उनमें भी अपना जो है अधिकार जमाने के लिए एक प्रकार का नाप तोल या फिर रुपया का हुआ वो समान पद्धति जो है ये नेपोलियन बोनापार्ट ने जारी किया। फिर देखिए अगला नंबर है 7 नंबर, अंततः 1815 ईस्वी में वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार हो गई। जब 1815 में वाटरलू का लड़ाई हो गया तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो हार गया और उसको काला पानी का सजा दे दिया गया। जो आंसर है क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 का वो ख़त्म हो गया। आई होप जो क्वेश्चन आंसर है आपको समझ में आया होगा। Thanks for watching this video. Like this video, share this video, comment on this video and subscribe this channel. Thank you.